तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं विप्लव कौशल स्वागत करता हूं आप सभी का अवंतिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों विगत जो हमारी क्लासेस थी जो कि प्राचीन भारत पर आधारित थी, जो कि हमारा खत्म हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में और मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे होती है। दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंश, जब हम बात करें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी जैसे वंशों का भारत पर आक्रमण होता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और कैसे इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर की अगर हम बात करें तो मुगल वंश की नींव रखी जाती है। और मुगलों में अगर हम देखे जाएं तो कैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अलग अलग राजवंशों का यहाँ पर शासन रहता है। तो ये पूरी घटनाओं का दोस्तों हमारा यह चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 चार अलग अलग दिनों में हम इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो मध्यकालीन के इतिहास की जो आज से क्लास चालू होने वाली है, इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल अवंतिका एकेडमी पर मिल जाएगी। यहाँ से आप पूरे इतिहास का व्यक्तिगत, अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत तौर पर, अगर आपको अध्ययन करना है या आपको तैयारी करना है किसी भी एग्जाम की, तो आपको हर चीज की जानकारी यहाँ से हमारे चैनल से मिलने वाली है दोस्तों, ये जो कि अधिक लाभकारी आपके लिए होने वाली है। तो ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो जो कि हमारा पहला प्रश्न है कि दिल्ली गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गजनी का। ठीक है, गजनी, गजनी वंश या जिसे यामिनी वंश भी कहा जाता है, या जिसे यामिनी वंश भी कहा जाता है, इसका संस्थापक था सुबुक्तगीन। कौन था दोस्तों? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन के जो पुत्र का नाम था उसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी दोस्तों। अगर हम बात करें कि भारत पर पहला तुर्कों की ओर से आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो था आपका महमूद गजनवी था दोस्तों। ठीक है, इनके पिता का नाम था सुबुक्तगीन। और हम मोहम्मद गजनवी की अगर बात करें तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण की थी और इस उपाधि को जो स्वीकृति करता था, इस उपाधि को जो देने वाला था, वो व्यक्ति था अल कादिर बिल्लाह। अल कादिर बिल्लाह, जो कि खलीफा था, जो कि ईरान का खलीफा था दोस्तों। और खलीफा से इन्होंने सुल्तान के पद की स्वीकृति ली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें सुल्तान के अलावा, तो इन्होंने दो अन्य उपाधि भी धारण की थी, जो की थी आपकी यमीन उद्दौला, यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लाह। यमीन उल मिल्लाह की भी दोस्तों उपाधि इन्होंने धारण की थी। यमीन उद्दौला का अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यमीन उल मिल्लाह का मतलब होता है अपने साम्राज्य के प्रति वफादार रहना। तो दोस्तों ये सब उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था आपका महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने सुल्तान के पद की स्वीकृति किससे ली थी, तो वो खलीफा से ली थी, जिसका नाम था अल कादिर बिल्ला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महमूद गजनवी। क्या होगा दोस्तों? महमूद गजनवी। और अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो गौरी की अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी ने भारत में तराइन का युद्ध लड़ा था, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कि युद्ध हुआ था आपके पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज सिंह चौहान ने गौरी को पराजित किया था। उसके बाद 1192 में एक साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें
गौरी जो है पृथ्वीराज सिंह चौहान को पराजित करता है और पृथ्वीराज सिंह चौहान की हत्या कर देता है। ये जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो देखते हैं महमूद गजनवी को। तो महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1026 या 27 ईस्वी तक भारत में कुल 17 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए दोस्तों? कुल 17 बार आक्रमण किए। 17 आक्रमण की बात करें, 17 आक्रमण में सबसे जो फेमस आक्रमण था वो था आपका 16वां आक्रमण, जो कि सोमनाथ मंदिर गुजरात में आता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में था। ठीक है, यहां से कहा जाता है कि इसे 20 लाख दिनार प्राप्त हुए थे। दिनार मतलब होता है दोस्तों सोने का सिक्का। और इसका 17वां आक्रमण हुआ था जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि होता है 1025 से लेकर 26 के बीच में होता है। ठीक है, इस समय जब आक्रमण हो रहा था तो इस समय हम बात करें गुजरात का शासन किस पे चल रहा था? गुजरात पे किसका शासन था? तो याद रखिएगा भीम प्रथम का शासन चल रहा था। भीम प्रथम जब तक सोमनाथ मंदिर में पहुंचते, जब तक जो आपका मोहम्मद गजनवी है वो मंदिर को लूटकर और मंदिर को ध्वस्त कर चला जा चुका था। और याद भी रखिएगा दोस्तों, इसी आक्रमण के बाद मोहम्मद गजनवी ने बुत शिकन, किसकी? बुत शिकन या मूर्ति भंजक की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है, ये इसकी कट्टर इस्लामिक शैली को या प्रवृत्ति को बताता है दोस्तों कि ये मूर्तियों को विनाश करने वाला था, तोड़ने वाला था। हालांकि इसका उद्देश्य था भारत से धन दौलत को लूटना, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी उपाधि धारण करना ये दर्शाता है कि ये कट्टर इस्लामिक शासक था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो देखिए दोस्तों, यात्री इब्न बतूता की हम बात करें तो मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया। तो याद रखिएगा इब्न बतूता का संबंध है मोरक्को से। कहां से संबंध है? मोरक्को से। तो इब्ने बतूता किसके समय भारत आया था? तो याद रखिएगा इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, जिसे हम एमबीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एमबीटी भी कहते हैं। ठीक है, इब्ने बतूता का कहा जाता है कि उसने कुल 1,17,000 किलोमीटर की यात्रा देश विदेश में की, जिसे उसको करने में 30 वर्षों का समय लगा। इस यात्रा का जिक्र मिलता है उसकी पुस्तक रिहेला से। कहां से मिलता है दोस्तों? रिहेला पुस्तक से इस यात्राओं का विवरण हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो याद रखिएगा भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था आपका मोहम्मद गजनवी। कौन था दोस्तों? मोहम्मद गजनवी। और हम बात करें कि तुर्क में गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा यह स्थापना करने वाला था सुबुक्तगीन। कौन था दोस्तों? सुबुक्तगीन था। और सुबुक्तगीन की हम बात करें तो ये पिता था मोहम्मद गजनवी का। किसका पिता था? मोहम्मद गजनवी का पिता था, जिसने तुर्कों का सफल आक्रमण का नेतृत्व किया था। और हम एक क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, अगर पूछा जाए कि अरबों की तरफ से भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? तो याद करिए अरबों की तरफ से आक्रमण हुआ था
ओबेदुल्ला, ओबेदुल्ला, फिर होता है बेदुल, फिर होता है आपका मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। किसका आक्रमण होता है दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। तो अगर पूछा जाए कि भारत पर अरबों की ओर से आक्रमण करने वाला सफल व्यक्ति कौन था, तो याद रखिएगा वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम। और पूछा जाए कि तुर्कों पर भारत पर सबसे पहले सफल आक्रमण करने वाला कौन था, तो वो था आपका मोहम्मद गजनवी। यह वही व्यक्ति था जिसने 1000 से लेकर 1027 एडी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए और इसने भारत को लूट लिया था, जिसे सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर से इसे 20 लाख दिनार प्राप्त हुए और इस 20 लाख दिनार प्राप्त करके इसने गजनी को एक राजधानी बनाया, वहां पे काफी मस्जिदों का निर्माण करा। इससे इतना धन दौलत प्राप्त हुआ था कि इस धन दौलत को देखकर वो पागल हो चुका था दोस्तों। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है, ठीक है, स्लाइड शायद मिस हो गई है कुछ। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण वो किया था हिंदू शाही वंश के साम्राज्य पर किया था। किस पर किया था? हिंदू शाही वंश पर किया था या ब्राह्मण शाही पर किया था। तो दोस्तों इसको समझते हैं कि जो भारत का पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र था, जिसे हिंदू शाही वंश भी कहते हैं। अगर हिंदू शाही वंश की बात करें तो यह पश्चिमोत्तर भारत पर शासन करने वाला एक साम्राज्य था, जो कि भारत पे एक बफर स्टेट के नाम से भी जाना जाता था। बफर स्टेट का मतलब होता है दोस्तों, ये राज्य तो था एक प्रकार से सीमांत राज्य था, सीमांत राज्य था जो भारत पर आक्रमण करने वाले लोगों से एक द्वार का काम करता था, जो भारत पर आक्रमण करने वालों को यहीं पर रोक देता था। लेकिन जब भारत पर महमूद गजनवी ने हिंदू शाही वंश पर आक्रमण किया और इस साम्राज्य को खत्म किया, तब भारत में अन्य आक्रमणकारियों के लिए भारत पर आने के लिए द्वार खुल गए थे दोस्तों। तो याद रखिएगा, हिंदू शाही ब्राह्मण वंश पर आक्रमण किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम जो आक्रमण था वो था आपका जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था दोस्तों? जाटों के विरुद्ध। ये मैं आपको बता चुका हूं कि कल 17 बार आक्रमण हुए थे। 17वां आक्रमण में से जो 16वां आक्रमण हुआ था, जो कि सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, जो कि अत्यधिक प्रसिद्ध था। ठीक है, क्योंकि यहां से अत्यधिक धन दौलत की कहानियां प्रचलित थी। जब भारत पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो यहां से इसे लगभग 20 लाख दिनार प्राप्त हुए। ठीक है, और जब ये 20 लाख दिनार ले जाकर लौट रहा था अपने साम्राज्य की तरफ, तब रास्ते में ही जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसका काफी सारा खजाना जो है जाटों ने लूट लिया था। इसीलिए महमूद गजनवी ने जो 17वां आक्रमण किया था वो किया था जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध किया था दोस्तों? जाटों के विरुद्ध किया था। तो इसका सही आंसर होगा जाटों के विरुद्ध। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह कर लिया? तो मैं बता दूं आपको, हिंदू शाही राजवंश जो कि भारत के पश्चिमोत्तर भारत पर शासन कर रहा था, जो कि एक सीमांत राज्य था, वहां पर हम बात करें, मोहम्मद गजनवी ने काफी बार आक्रमण किया था और उस आक्रमण से परेशान होकर जो राजा जयपाल था, जो हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल था, वो काफी ज्यादा हताश हो चुका था
और इस हताश होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा जयपाल। हालांकि जयपाल का जो पुत्र हुआ था उसका नाम था आनंदपाल, और आनंदपाल ने इस अभियान को, जो कि मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध चल रहा था, इसको कायम रखा था दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मोहम्मद गजनवी किस वंश का शासक था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद गजनवी जो कि गजनी वंश या इस वंश को कहा जाता है यामिनी वंश, या इस वंश को कहा जाता है यामिनी वंश का शासक था। और हम बात करें कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए, तो लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो याद रखिएगा, यामिनी वंश का होने के कारण इसने यामिन उद दौला की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। क्या होता है दोस्तों? साम्राज्य का दाहिना हाथ इसका अर्थ होता है। इसके अलावा हम बात करें तो मोहम्मद गजनवी ने खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति ली थी, सुल्तान के पद की स्वीकृति ली थी, और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये भारत का प्रथम शासक था। ठीक है, और किस सुल्तान से उपाधि धारण की थी? तो याद करिएगा, अल कादिर बिल्लाह। क्या नाम था दोस्तों? अल कादिर बिल्लाह उस खलीफा का नाम था। और एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अंतिम खलीफा कौन थे, अंतिम खलीफा कौन थे, तो याद रखिएगा, मुस्तफा कमाल पाशा, जो कि अंतिम खलीफा थे, इस्लाम धर्म से संबंधित था ये पद। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद गजनवी के दरबार में कुछ इतिहासकार रहते थे, जैसे कि फिरदौसी, अल बरूनी, उदवी और वैहाकी। ये चारों की चारों ही मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। लेकिन मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाले इतिहासकारों में हम बात करें तो अल बरूनी था, उदवी था और वैहाकी था, लेकिन फिरदौसी नहीं था दोस्तों। ये इसके दरबार में जरूर रहता था, लेकिन ये इसके साथ भारत नहीं आया था। फिरदौसी की पुस्तक की अगर हम बात करें तो फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। क्या है दोस्तों? शाहनामा फिरदौसी की पुस्तक का नाम है। और अलबरूनी की पुस्तक का नाम हम बात करें तो इसकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। इस पुस्तक को तहकीकात ए हिंद भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों इतनी बात? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जो लाहौर वाला हिस्सा था वो परिणाम स्वरूप शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था, क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने अपनी जो राजधानी थी वो पूर्वी क्षेत्र लाहौर को बनाया। किसको बनाया था? अपने पूर्वी क्षेत्र लाहौर को बनाया था। और अगर हम बात करें कि लाहौर जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, जहां हिंदू शाही वंश का शासन चल रहा था, और महमूद गजनवी चाहता था कि वो राजधानी लाहौर ले आए, और उसने इसकी राजधानी लाहौर को बनाया था। ठीक है, लाहौर में आने के कारण यह शहर क्या बन गया? यह शहर अरबी या फिर बोल सकते हैं फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ
एक महिला का अपने पति की चिता के साथ जलने का चित्रण किया है? तो याद रखिए, क्या इब्ने बतूता ने किया है, बर्नी ने किया है, बदायूं या अमीर खुसरो के द्वारा? तो सही आंसर है अमीर खुसरो। याद रखिएगा दोस्तों, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद, तोता ए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो वही व्यक्ति था दोस्तों जिसे कव्वाली, कव्वाली, तबले और सितार का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली, तबले, सितार का जनक कहा जाता है। इसे ही भारत का तोता ए हिंद कहा गया। ठीक है, इन्होंने एक चित्रण किया था सती प्रथा का, जिसमें उन्होंने बताया था कि महिला को चिता पर बैठा दिया जाता था और उस महिला के जिसका पति मरा है उस पति को उस महिला की गोदी में लेटा दिया जाता था और चिता को आग लगा दी जाती थी। आसपास ढोल दगामचे बनाए जाते थे, जिसके कारण की लड़कियां जो महिला होती थी वो अगर चिल्लाए भी तो उनकी आवाज उनके परिजनों तक ना पहुंचे, जिसके कारण उनका हृदय परिवर्तन ना हो पाए। तो इस तरह से उनने वर्णन किया था कि एक महिला जो अपने पति के साथ सती हो रही है, उसके साथ आसपास ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। इस प्रथा का वर्णन करने वाला या फिर इस दृश्य का वर्णन करने वाला व्यक्ति था अमीर खुसरो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत में अगर हम बात करें कि भारत में मुस्लिम आक्रमण, अगर हम बात करें भारत में मुस्लिम आक्रमण की, तो भारत में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण हुए। भारत में मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण हुए, जिसमें मोहम्मद का हम देखते हैं भारत में सोमनाथ मंदिर पर प्रसिद्ध आक्रमण भी हुआ। तो इतने सारे आक्रांता भारत में आए, मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन उसके बावजूद भी कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी को समझे, क्योंकि जो मोहम्मद बिन या गजनवी था उसने भारत पर आक्रमण तो किया, लेकिन वो चाहता तो भारत पर आक्रमण करके वहां का साम्राज्य विस्तार भी कर सकता था, लेकिन उसने केवल भारत के पंजाब राज्य पर ही शासन किया या फिर अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके अलावा उसने केवल धन दौलत को लूटना जरूरी समझा और वहां से जो भी धन दौलत प्राप्त हुई थी उसे वो गजनी ले गया, जहां पर गजनी को उसने एक विशाल राजधानी बनाया, जहां पर कई सारी मस्जिदों का निर्माण कराया, वहां बहुत सारे किले का निर्माण कराया। तो हम कह सकते हैं कि बाकी जो आक्रांता भारत में आए उनका जो मेन जो उद्देश्य था वो था भारत के खजाने को खाली करना, यानी कि भारत के धन दौलत को लूटना। लेकिन जो मोहम्मद गौरी भारत में आया उसका मूल उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करने। और जब वो तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज सिंह चौहान को हरा देता है, तो वही कहलाती है मुस्लिम सत्ता की स्थापना या मुस्लिम सत्ता की स्थापना कहलाती है दोस्तों। वही साम्राज्य का एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि साम्राज्य की नींव रखी जाती है मुस्लिम साम्राज्य की। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी दोस्तों? तो सबसे पहले समझते हैं हम इक्तादारी व्यवस्था। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इक्तादारी व्यवस्था। तो याद रखिएगा सैनिकों को या अधिकारियों को वेतन के बदले, ठीक है, भूमि का टुकड़ा दिया जाता था दोस्तों, और उसी भूमि को कहते थे हम इक्ता। क्या कहते थे दोस्तों? इक्ता कहते थे। और इस इक्ता भूमि पर जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था वो कहलाता था इक्तादार। इसका कार्य क्या होता था कि इक्ता भूमि से जो भी राजस्व प्राप्त हो रहा है उस राजस्व में से कुछ हिस्सा वो अपने वेतन के रूप में रख लेता था, और कुछ हिस्से की बात करें तो वो हिस्सा जाता था आपके सुल्तान के पास। किसके पास जाता था? सुल्तान के पास या सरकार के पास में जाता था, जो कि राष्ट्रीय कोष के खजाने को बढ़ाता था। तो याद रखिएगा इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो याद करिए, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या बलबन ने,
तो इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की थी आपके इल्तुतमिश ने। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लाख बख्श के नाम से जाने वाला शासक कौन था? तो याद रखिएगा, लाख बख्श, लाख बख्श, ठीक है। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। क्या होता है दोस्तों? लाखों का दान देने वाला। क्या मीनिंग होता है? लाखों का दान देने वाला। और इसी के साथ एक अन्य उपाधि भी है, पील बख्श। पील बख्श, पील बख्श का अर्थ होता है हाथियों का, हाथियों का दान देने वाला। अगर हम बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम धर्म से संबंधित सभी कार्यों के लिए लाखों का दान देने वाला या लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो वो व्यक्ति था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था उसका दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या पील बख्श की नाम से भी जाना जाता था। ऐबक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये भी एग्जाम में काफी बार आया है। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है दोस्तों? चंद्रमा का देवता ऐबक का अर्थ होता है। ऐबक कौन था दोस्तों? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ऐबक कौन था? तो ऐबक गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था दोस्तों? गौरी का गुलाम था। ठीक है। तुर्कों के बारे में कहानी कही जाती है कि तुर्क जो है अपने संबंधियों पे इतना भरोसा नहीं करते, अपने बेटे पे इतना भरोसा नहीं करते जितने वो अपने गुलामों पे भरोसा करते थे। तो याद रखिएगा कि गौरी का गुलाम कौन था? तो ऐबक था। कौन था दोस्तों? ऐबक था। ठीक है। और पूछा जाए कि ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था दोस्तों? ऐबक का गुलाम कौन था? तो ऐबक का गुलाम था आपके इल्तुतमिश। ऐबक वही व्यक्ति है, ऐबक वही व्यक्ति है जिसने दिल्ली में, जिसने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों। गुलाम वंश या इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मामलुक वंश भी कहा जाता है। और इस वंश का गुलाम वंश इसीलिए पड़ा क्योंकि ये गौरी का गुलाम था, इसीलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? तो 13वीं सदी की हम बात करें तो अधिकारी हुआ करता था आपका सिपह सलार। सिपह सलार को सेनापति, सेनापति भी कहा जाता था या कमांडर इन चीफ भी कहा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो दोस्तों? सिपह सलार होगा। ठीक है। सेनापति के बारे में एक चीज बोली जाती है दोस्तों, हमेशा आप अपने जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका लीडर। कौन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों? आपका लीडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहा जाता है कि अगर 100 शेरों का नेतृत्व अगर एक कुत्ता करे तो 100 शेर भी कुत्ते की भांति व्यवहार करेंगे। और मैं अगर कहूं कि 100 कुत्तों का नेतृत्व अगर एक शेर करे तो 100 कुत्ते भी शेर की तरह भांति व्यवहार करेंगे दोस्तों। इसलिए सबसे जरूरत होता है, सबसे जरूरी कार्य होता है कि आपका नेतृत्व कौन कर रहा है, आपका लीडर कौन है, आपका कैप्टन कौन है दोस्तों। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सिपह सलार होगा। बाद में हम बात करें बाद में हम बात करें तो सेना में कुछ अन्य पद भी जोड़े जाते हैं। जैसे नाम था जिनका आरिज आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक, इस पद का संबंध भी किससे था? तो सेना से था सर दोस्तों। किससे था? सेना से था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में इसकी स्थापना होती है, जिसे गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। इस गुलाम वंश और मामलुक वंश को संस्थापना करने वाला या फिर जो संस्थापक था वो था दोस्तों आपका ऐबक। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक ने पील बख्श और लाख बख्श जैसी उपाधियां भी धारण की थी। तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम बात करें तो दिल्ली में ऐबक ने
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों। इसी के अलावा इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी दोस्तों। कुतुब मीनार की नींव रखी थी दोस्तों। तो याद रखिएगा कुतुब मीनार की। तो कुतुब मीनार में हम बात करें, कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कराया था ऐबक ने। इसीलिए कहा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो उसका सही आंसर होगा ऐबक। और कहा जाता है कि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखिएगा ये कराया था आपके इल्तुतमिश ने। किसने कराया था दोस्तों, इल्तुतमिश ने। और हम कहें कि पांचवी मंजिल का और ऊपर के मीनार या डोम का निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था आपके फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों। किसने कराया था, FST भी कहा जाता है इन्हें, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया था, तो अभी दोस्तों हमने देखा कि कुतुब मीनार का जो दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनाने वाला व्यक्ति कौन था, इल्तुतमिश था। इसीलिए आपका सही आंसर भी क्या होगा, इल्तुतमिश। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, तो याद रखिएगा दिल्ली के अगर वंश की बात करें, दिल्ली सल्तनत के वंश की अगर हम बात करें, तो दिल्ली में गुलाम खिलजी तुगलक सैयद और लोदी वंश हुए। अगर गुलाम की बात करें तो 1206 से 1290 तक इस वंश ने शासन किया। खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो 1290 से 1320 तक इस वंश ने शासन किया। तुगलक की बात करें तो 1320 से लेकर 1414 तक, और सैयद की बात करें तो 1414 से लेकर 1451 तक, और हम बात करें लोदी की तो 1451 से लेकर 1526 तक लोदी ने शासन किया था दोस्तों। क्लियर है इतनी बात। गुलाम वंश का अगर संस्थापक कहा जाता है तो वो कहा जाता है ऐबक को। किसे कहा जाता है, ऐबक को कहा जाता है दोस्तों। और गुलाम वंश का अगर वास्तविक पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो कहा जाता है आपके इल्तुतमिश को। किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था आपका जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था दोस्तों, जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी था। और हम बात करें तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक था आपका गयासुद्दीन तुगलक। कौन था दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक। और हम बात करें सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था आपका खिज्र खां। कौन था दोस्तों, खिज्र खां। और लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश का शासक था या संस्थापक था, वो था आपका बहलोल लोदी। कौन था दोस्तों, बहलोल लोदी। तो देखिए एक ही प्रश्न से आपके काफी सारे 10 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि काफी प्रश्नों का समूह बन चुका है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं सीधे से कि दिल्ली वंश का पहला सुल्तान कौन था। तो याद रखिएगा तुगलक वंश का, जिसकी शुरुआत 1320 से 1414 तक होती है, इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तो बिना देखे हम आंसर लगा देंगे गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। सॉरी, इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर नहीं है, गयासुद्दीन तुगलक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये MBT है, इसका संबंध दूसरे वंश से है। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था, तो याद करिएगा अभी मैंने आपको बताया था कि पंजाब में या बात करें लाहौर में, पाकिस्तान में हिंदू शाही वंश का शासन चल रहा था, जो कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है, जो कि भारत में एक बफर स्टेट का काम करता था, जो भारत में होने वाले आक्रमण को रोकता था, एक द्वार का काम करता था। लेकिन हिंदू शाही वंश के पतन के बाद वो गेट मानो दोस्तों खुल चुका था, जो कि भारत में आक्रमण का न्योता देता था।
ठीक है, तो देखते हैं हमारे प्रश्न की तरफ कि हिंदू शाही राजवंश का को किसने स्थापित किया था। तो याद करिएगा, उसका सही आंसर होगा कल्लर। कल्लर जो एक क्षत्रिय था, जाति से क्षत्रिय था, लेकिन इसके बाद आने वाले जो शासक थे वो ब्राह्मण वंश के थे, इसीलिए इसका नाम हिंदू शाही वंश और ब्राह्मण शाही वंश भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्राह्मण शाही वंश भी इसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो दोस्तों? कल्लर होगा। और याद रखिएगा कि हिंदू शाही वंश ने भारत में लगभग 150 वर्षों तक शासन किया था दोस्तों। कितने वर्षों तक? 150 वर्षों तक शासन किया था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लें। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गजनवी ने भारत को अत्यधिक लूटा, 17 बार आक्रमण किया, लेकिन अगर हम बात करें क्या इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना तो था, लेकिन ये इसका मूल उद्देश्य नहीं था। ठीक है, इसलिए ये आंसर आपका गलत होगा। क्या साम्राज्य विस्तार करना था? तो याद रखिएगा कि मोहम्मद गजनवी ने केवल पंजाब प्रांत पर अधिकार किया, लेकिन बाकी जितने भी राज्यों में उसने आक्रमण किया वहां पर केवल उसने धन दौलत लूटने के हिसाब से आक्रमण किया। तो साम्राज्य विस्तार उसका कतई भी उद्देश्य नहीं हो सकता। क्या मूर्तियों को तोड़ने वाला? तो मूर्तियों को तोड़ने से कहीं ना कहीं उसके कट्टर इस्लाम धर्म के शासक होने की जानकारी मिलती है, लेकिन मूल उद्देश्य के रूप में जानकारी नहीं मिलती। मूल उद्देश्य था उसका धन दौलत लूटना, क्योंकि महमूद गजनवी चाहता था तो सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के बाद वो गुजरात का शासक बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वहां से धन दौलत लूटा और वो धन दौलत लूटकर वो गजनी गया, एक राजधानी बनाई और अपना साम्राज्य को चालू किया। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर होगा धन दौलत प्राप्त करना। अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो याद रखिएगा, अल बरूनी कौन था? तो वह व्यक्ति था जो मोहम्मद गजनवी के दरबार में था। मोहम्मद गजनवी के दरबार में था। हालांकि ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत नहीं आया, लेकिन ये इसके दरबार से संबंधित था। ठीक है, अल बरूनी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है किताब उल हिंद। कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? किताब उल हिंद। इस पुस्तक का दूसरा नाम है तहकीकात तहकीकात ए हिंद। इस पुस्तक का दूसरा नाम है। इस पुस्तक में उसने संस्कृत जो भाषा है सीखी, और हम बात करें कि भारत के पुराणों का या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रंथों का मूल रूप से अध्ययन किया, और सारी चीज जो उसने जुटाई थी अपने ज्ञान के रूप में, वही उसने इस पुस्तक में उखेरी या फिर लिखने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी आपकी फारसी। कौन सी थी दोस्तों? फारसी थी। हालांकि उस समय उर्दू का विकास हो चुका था, लेकिन अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत में जो राजकीय भाषा या दरबारी भाषा थी वो थी फारसी, और फारसी भाषा का महत्व इतना ज्यादा बढ़ा कि आगे जाके जो भारत में मुगल आए, मुगलों के समय भी जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी दोस्तों? वो थी आपकी फारसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फारसी होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो देखिए, आगरा नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। बताइए दोस्तों आंसर, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए इसका आंसर। ठीक है, तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी?
तो वो की थी आपके दोस्तों सिकंदर लोदी ने की थी। सही आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी। अगर हम बात करें लोदी वंश की, तो लोदी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बहलोल लोदी। कौन था दोस्तों? बहलोल लोदी। लोदी के बाद आया, बहलोल लोदी के बाद आया सिकंदर लोदी। कौन आया दोस्तों? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बाद जो अंतिम शासक आया लोदी वंश का, वो था आपका इब्राहिम इब्राहिम लोदी। कौन आया दोस्तों? इब्राहिम लोदी आया। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी और उसे ही अपनी राजधानी बनाया था। किसे बनाया था दोस्तों? सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। आगरा जो कि यमुना नदी के किनारे है, जो कि आर्थिक दृष्टि से संपन्न हुआ करती थी, कृषि युक्त भूमि हुआ करती थी, इसका एक कारण था जिसको आगरा को स्थापना करना और आगरा को राजधानी बनाना। दूसरा इसका कारण था आगरा जो कि मध्य में आता था, जो कि दिल्ली सल्तनत के मध्य में स्थित था। इसका कारण यह था कि चारों तरफ से साम्राज्य को बनाए रखना, या चारों तरफ से साम्राज्य की देखभाल रखने में आसानी होना, इसलिए उसने आगरा जो कि केंद्र हुआ करता था, इसलिए उसने राजधानी बनाया। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? तो याद रखिएगा, जो आपका शासक था गुलाम वंश का, जो आपका संस्थापक था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, उसका नाम था ऐबक। क्या नाम था दोस्तों? ऐबक। अब ऐबक की हम बात करें तो ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय, या जिसे हम, इसे फिर से लिख देता हूं मैं, ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय, जिसे हम इंग्लिश में पोलो भी कहते हैं, और ये घोड़े से गिरने के कारण, घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु होती है दोस्तों। ठीक है, घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु कब होती है? 1210 में। कब होती है दोस्तों? 1210 में इसकी मृत्यु होती है, और लगभग ये 4 वर्षों तक शासन करता है। 1206 में गद्दी पर बैठता है और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका शासनकाल केवल 4 वर्ष का रहता है, और ऐबक के बाद उसका कोई भी, अगर मैं बात करूं तो संतान नहीं थी, उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके कारण उसका जो गुलाम है, जिसका नाम था इल्तुतमिश, गद्दी पर बैठता है। ये इसका दामाद भी था और गुलाम भी था। मैंने आपको बताया था कि अपने बेटे पे इतना भरोसा नहीं करते तुर्क। एक बार कोटेशन याद रखना कि तुर्क अपने बेटे पे इतना भरोसा नहीं करते जितना कि अपने गुलाम पे करते थे दोस्तों। तो सही आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा, कुव्वत उल इस्लाम मंदिर, जो कि कहा जाता है कि इस्लाम की कुव्वत है कि उसने भारत पर आके एक मस्जिद का निर्माण कराया था। ये एक प्रकार से शौर्य शक्ति को केंद्रित करता है, यह शक्ति को बताता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है शक्ति प्रदर्शन। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम का मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली में कराया था। और हम बात करें कि कुतुब मीनार की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो भी था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में और देखते हैं तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, इसकी बात करते हैं दोस्तों, मोहम्मद गौरी की। तो देखिए, गौरी का जो युद्ध होता है जिसमें गौरी पहली बार पराजित होता है, वो होता है भीम प्रथम से। किससे होता है? भीम प्रथम से पहली बार पराजित होता है। दूसरी बार मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है तराइन के मैदान में। तराइन के मैदान में, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। तराइन का मैदान कहां पर आता है? ठीक है दोस्तों, ये देखिए तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन के प्रथम युद्ध में बात करें तो गौरी का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान सिंह जीत जाता है और कहीं ना कहीं गौरी की हार होती है। लेकिन
जो आपका गौरी है यहाँ तक नहीं रुकता, वो 1 साल की तैयारी के बाद पुनः आता है और 1192 में, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। इसे तराइन का द्वितीय युद्ध भी कहते हैं। इसमें गौरी और पृथ्वी फिर से आमने सामने होते हैं, लेकिन इस बार गौरी जीत जाता है और पृथ्वी को हार का सामना करना पड़ता है। तो तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सिंह के बीच में हुई थी दोस्तों। अगर हम बात करें चंदावर का युद्ध, ठीक है, अगर हम बात करें तराइन का प्रथम युद्ध या द्वितीय युद्ध, और इसके बाद जो चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध ये होता है जयचंद वर्सेस गौरी के बीच। और जयचंद वही व्यक्ति था जिसने द्वितीय तराइन के युद्ध में गौरी का साथ दिया था, जिसके कारण पृथ्वी की हार हुई थी। ये जयचंद जो थे वो संयोगिता के पिता थे, जिसने पृथ्वीराज सिंह चौहान से प्रेम विवाह किया था। किस खिलजी शासक ने अपने ससुर की हत्या कर सिंहासन प्राप्ति किया था? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका सही आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। तो याद रखिएगा, ठीक है, इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। वो देखते हैं, मैं समझाता हूं किस प्रकार से दोनों इस आंसर संबंधित है। इस आंसर से कैसे संबंधित है मैं आपको समझाता हूं। एक तरफ था आपका जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। और हम बात करें इसका जो दूसरा शासक आने वाला होता है, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। एक दिन क्या होता है कि ये जलालुद्दीन खिलजी को स्वागत समारोह पर बुलाता है, और जब अलाउद्दीन इनको स्वागत समारोह पर बुलाता है तो अलाउद्दीन खिलजी इनके गले लगकर इनका स्वागत जब करता है, अपने प्रेम को दर्शाता है, तभी ये पीछे से गले मिलते समय पीछे से चाकू से वार कर देता है, और अलाउद्दीन की जो सेना है वो जलालुद्दीन पर वार करके उसकी हत्या कर देती है। इस प्रकार से धोखे से अलाउद्दीन जलालुद्दीन की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों नाम अंडरलाइन किए थे। तो याद रखिएगा, हत्या किसकी की गई? ठीक है, हत्या की गई जलालुद्दीन खिलजी की, और हत्या करने वाला व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और पूछा गया है कि अपने ससुर की हत्या पर सिंहासन प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो याद रखिएगा, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यह भारत की प्रथम महिला शासिका मानी जाती है। यह भारत की प्रथम महिला शासिका मानी जाती है। इसने पर्दा प्रथा को त्याग कर, हम कह सकते हैं, अपने पिता की तरह कोट पहनकर, अपने पिता की तरह कुल्हा टोपी पहनकर शासन किया, और एक मर्दों की तरह डटकर शासन करती रही। ठीक है, इसकी केवल एक गलती थी इसके शासन काल में, वो था इसका महिला होना। अगर दोस्तों ये महिला नहीं होती कि भारत में होने वाली एक बड़ी सुल्तान होती, ये बड़ी सुल्तान हम कह सकते हैं, शासक कह सकते हैं, बड़ा एक शासक उभर के आता। केवल इसकी एक गलती थी, वो था इसका महिला होना, अथवा अन्यथा इसने सारे काम बढ़िया किए थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल किसे सौंप गया था? तो मोहम्मद गौरी अपने जितने भी विजित क्षेत्र थे उसकी देखभाल करने के लिए ऐबक को सौंप गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। मोहम्मद गौरी, अगर हम बात करें ऐबक कौन था, तो ऐबक गुलाम था। क्या था दोस्तों? गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसीलिए ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की दोस्तों? गुलाम वंश की स्थापना की। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंगोल आक्रमण से बचने के लिए सीमांत प्रदेशों में
सीमांत प्रदेशों में किलों का निर्माण कराया। इसी ने स्थायी स्थायी सेना की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी घोड़े दागने और हुलिया लिखने हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत इसने की थी। घोड़ा दागना क्या होता है? घोड़े घोड़े को दागा जाता था, गरम लोहे से उसको गर्म करके उसके शरीर पर लगाया जाता था, जिससे कि घोड़े को चिन्हित कर सके, जिससे कि युद्ध में घोड़े को पहचाना जा सके कि हमारा घोड़ा है या विरोधियों का घोड़ा है। ठीक है, हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। जैसे आपके आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, जिससे आपकी पहचान पत्र होते हैं, वैसे ही हुलिया लिखने की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, और उसने ही स्थायी सेना की शुरुआत की थी। दोस्तों, इससे पहले प्रांतों से अस्थायी सेना इकट्ठी करके युद्ध लड़ा जाता था, लेकिन इसने सबसे ज्यादा बल दिया, हम कह सकते हैं, स्थायी सेना पर, और इसी स्थायी सेना के बलबूते पर इसने मंगोल के आक्रमण को विफल किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको हराया? तो तराइन का जब द्वितीय युद्ध होता है, इनमें आमना सामना होता है गौरी वर्सेस पृथ्वी, और इस युद्ध में पृथ्वी की हार होती है और गौरी जीत जाता है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी को हराया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, 1329-1330 में किसने तांबे की टोकन मुद्रा चलाई थी? तो याद रखिएगा, टोकन मुद्रा चलाई थी। तो देखिए, आज जो दोस्तों, क्या आपका जो 500 रुपए का नोट है, क्या इसकी वैल्यू 500 रुपए है क्या दोस्तों? क्या इस कागज की वैल्यू 500 रुपए है? नहीं है दोस्तों। इस पर जो संकेत लिखा हुआ है, ये एक सांकेतिक मुद्रा बताता है कि आपका जो नोट है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये केवल आपकी एक सांकेतिक मुद्रा है, जो ये बताती है कि मैं अदा कर रहा हूं। इसका मतलब इस नोट की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है? इस कागज की वैल्यू हो चुकी है 500 रुपए। इसी की शुरुआत इसने की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी शुरुआत की थी, और वो शुरुआत क्यों की थी मैं बताता हूं आपको दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कमी को देखते हुए इसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। लेकिन जब ये तांबे के सिक्के जारी किया था, तो इसने किसी प्रकार का कोई प्रतीक का उपयोग नहीं किया तांबे के सिक्कों पर। उस प्रतीक का उपयोग न करने के कारण घरों घरों में टकसाल स्थापित हो गए, घरों घरों में सिक्के की छपाई चालू हो गई, जिसके कारण नकली मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया, और कहीं ना कहीं लोगों के पास इतना धन इकट्ठा हो गया कि लोगों ने एक दूसरे से धन का जो एक्सचेंज होता है वो लेना बंद कर दिया, जिससे कि जो मार्केट था उस समय का वो बिल्कुल ठप हो गया था, जिसके कारण उसे पुनः तांबे के सिक्के लेने पड़े और लोगों को चांदी के सिक्का देना पड़ा। लेकिन क्या हुआ था, जब नकली स्थापित मुद्रा लोगों ने कर ली थी, नकली मुद्रा को बना लिया था, तो जितने सिक्के उसने लिए थे उससे ज्यादा डबल सिक्के उसको चांदी के देना पड़ गए, क्योंकि नकली मुद्रा भी लोगों ने उसे दे दी थी एक्सचेंज कराने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधियों का मिश्रण कहा जाता है? तो याद रखना, ये कहा जाता है एमबीटी को। किसे कहा जाता है? एमबीटी को, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है दोस्तों। अगर हम कहें मोहम्मद बिन तुगलक तो सही होगा, क्योंकि एमबीटी अपनी नीतियों से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, और लोग इससे ज्यादा परेशान हो चुके थे। मतलब लोग इससे और ये लोगों से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। अगर हम बात करें, एमबीटी ने दोआब क्षेत्र पर कर वृद्धि कर दी थी। दोआब क्षेत्र पर इसने उपज का टैक्स लगा दिया था 50%। लेकिन अच्छा कार्य था, लेकिन उस समय क्या हुआ कि वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया। ठीक है, हम बात करें अकाल पड़ गया, तो इसको वापस लेना पड़ा। उसके बाद हम करें, इसने राजधानी परिवर्तन किया। इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित करके ले गया। अब दौलताबाद इसलिए स्थापित के लेके गया था क्योंकि उस समय मंगोलों के आक्रमण भारत में हो रहे थे, मंगोलों से बचने के लिए या ये लेके गया। लेकिन क्या होता है, दौलताबाद ले जाने के बाद जो जनमानस के लोग थे वो इस स्थानांतरण को स्वीकार नहीं करते हैं, और 15 साल बाद इसको राजधानी पुनः जो दौलताबाद से दिल्ली ले आनी पड़ती है। काफी ज्यादा पैसे का व्यय होता है, राजधानी परिवर्तन करता है। ठीक है, सोचा इसने अच्छा चीज था, लेकिन हुआ पूरा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, खुरासीन अभियान हुआ था, खुरासन अभियान। ठीक है, उसमें इसने क्या किया था कि 3,70,000 सेना को इकट्ठा कर लिया था।
अग्रिम वेतन भी दे दिया था। लेकिन जब हम बात करें कि खुरासान में उस समय राजनीतिक शून्यता थी, कोई भी ऐसा शासनकर्ता वहां पर नहीं आया था। इसने सही सोचा था कि वो मैं आक्रमण करूंगा, साम्राज्य के विस्तार कर लूंगा। लेकिन एक साल बाद जब तक इसने सेना इकट्ठी करी, वहां पर सिचुएशन चेंज हो गई, वहां पे राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई। 3,70,000 की सेना को उसको अग्रिम वेतन भी देना पड़ा और बाद में 3,70,000 सेना को पद से निकालना भी पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ कि सेना इससे नाराज हो गई। ठीक है, तो इसने किया सब काम अच्छे से, लेकिन इसे पागल भी कहा जाता है। लेकिन ये एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति था, बुद्धिमानी व्यक्ति था। दिक्कत केवल ये व्यक्ति थी इसके साथ कि ये अपनी सोच से, ये अपने समय से 50-100 साल आगे चल रहा था, जो अब हमारी सरकार को करना चाहिए उस समय कर चुका था दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? एमबीटी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था, हम बात करें, वो था आपका इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी का युद्ध होता है दोस्तों बाबर के साथ, और युद्ध में बाबर की विजय होती है, इब्राहिम लोधी की हार होती है। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। इसमें हम देखते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासक हुए थे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को, मनसबदारों को, राजस्व संग्रह को, या कुलीन व्यक्ति को? तो याद रखना, ये दी जाती थी विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को। इसे दी जाती थी दोस्तों, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दी जाती थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था? तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी था, क्योंकि इसने हुलिया दागने, घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। इसी ने स्थायी सेना की नींव रखी, और इसी स्थायी सेना के मुकाबले इसने क्या किया कि दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, और इसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था दोस्तों। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो हमने ये देखा था दूसरे ही प्रश्न में कि मोहम्मद गौरी ने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो हम बात करें मुबारक शाह खिलजी, जो कि एक पागल शासक था। उसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था दोस्तों। क्या घोषित कर दिया था? खलीफा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। कौन था दोस्तों? बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों आज के जो प्रश्न थे पार्ट 1 से संबंधित, वो आज हमने पूरे कर लिए हैं दोस्तों। कल हमारा पार्ट दूसरा होने वाला है, जो कि दिल्ली सल्तनत पर ही आधारित रहेगा। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए जितने भी लोग आज नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।